गाड़ी के आगे कोई रास्ता नहीं तो वो डेड एंड कहलाता है। वैसे ही पाकिस्तान के लिए अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 9 दिन के बाद IMF की टीम जो उसे कर्ज देने वाली थी वापस चली गई है, लेकिन कर्ज नहीं मिला है। तो पाकिस्तान के लिए अब डेड एंड है। पेट्रोल खत्म, आटा खत्म, डीजल खत्म और पैसा खत्म। यानी IMF से जो पैसा नहीं मिला, देश में पैसा है नहीं, देश चलेगा कैसे? सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि सांसें भी आखिरी ही दम गिन रही हैं। इसीलिए आज महाभारत में बात करूंगी कि क्या पाकिस्तान अब आगे चलेगा कैसे? आखिरी सांसें लेता पाकिस्तान, जो कि अपने डेड एंड पर खड़ा है, रास्ता क्या अपनाएगा? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। वहां की आवाम की बात सुनाऊंगी जो पानी पी पी कर वहां के नेताओं को कोस रहे हैं, वो आगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। शहबाज शरीफ को कोई बताए कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख तो क्या, हिंदुस्तान किसी भी तरह से देखना नहीं चाहता। कोई कंगाल पाकिस्तान के वजीर आजम को बताए कि अपने खस्ता हाल देश को देखे, हिंदुस्तान के नाम का रोना ना रोए। एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है, और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोने की पाकिस्तान के पास ताकत है। लेकिन अगर कश्मीर को आजादी दिलानी है तो इस ताकत के साथ माशी ताकत को साथ बनाना होगा। पाकिस्तान के पास खाने को न रोटी है, न पेट्रोल डीजल और न कर्ज चुकाने को पैसा। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ऐसे में हेकड़ीबाज शहबाज को अपनी आवाम की ही बात सुन लेनी चाहिए। सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाए हम, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है, ऊपर से IMF के इतने सख्त शराइत हैं। तो न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई है। हाँ, इंडिया से पहले हम खत्म हो जाएंगे अगर वॉर शुरू होती है। सुना आपने, आवाम भूख और महंगाई से तड़प रही है, लेकिन शहबाज परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आते। इसी अकड़ का नतीजा है कि आर्थिक तंगहाली का शिकार पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने के बाद भी IMF ने कर्ज के बजाय करारा तमाचा मारा है। तभी तो बिना बेल आउट पैकेज मंजूर किए IMF की टीम इस्लामाबाद से निकल गई। 10 दिनों की बातचीत बेनतीजा रही। पाकिस्तान को अभी कर्ज नहीं मिलेगा। 57,000 करोड़ का कर्ज अटका, दिवालिया होने की तलवार लटकी है। IMF का हंटर पाकिस्तान पर ऐसा चला है कि शहबाज की भी चीख निकल गई। तभी तो कर्ज के लिए IMF ने जो सख्त शर्तें रखी, उस पर शहबाज के मुंह से निकल ही गया कि ये शर्तें हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं। पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने वाली वो शर्तें कौन सी हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। पेट्रोल डीजल 60% महंगा करो, 1 यूनिट बिजली 12 रुपए महंगी करो, 20,000 करोड़ का टैक्स जनता से जुटाओ, महंगाई को दुगना तक बढ़ाओ, सरकारी सब्सिडी देना बंद करो। अब सोचिए अगर ये सब होता है तो पाकिस्तान के आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात हैं, लेकिन इसका भी बोझ आवाम सहेगी, वहां के नेता नहीं। आपका इन्फ्लेशन इज अराउंड 23% आजू जी, 23%। मैं इसको 2-4 दिन पहले चेक किया तो मैं हैरत अंगेज रह गया। मैं बोला दिस इज अ ह्यूज डिजास्टर इन इटसेल्फ। जिससे महंगाई से इमेजिन करें आप गरीबों का क्या हो रहा होगा इस महंगाई से। यानी शहबाज पूरी तरह से घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाने लगे, फिर भी IMF ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। तो क्या पाकिस्तान डेड एंड की ओर आ गया है, जहां से कोई रास्ता नहीं बचता? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल GD बख्शी सर जुड़ रहे हैं, मेरे साथ अचल कुमार मल्होत्रा जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ सुशील पंडित जुड़ रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ पत्रकार आरजू काजवी जुड़ रही हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद से फकर यूसुफजई साहब जुड़ रहे हैं, साथ ही डॉक्टर इरशाद अहमद खान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं, वो भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करूं उससे पहले ये सुनवाना चाहती हूं कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त क्या कह रही है, सीधे सीधे अपने नेताओं को। फकर साहब, मैं चाहती हूं आप लोग भी सुने, शायद आप लोग रोज सुनते होंगे ये बातें, लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को, इंडियन दर्शकों को यह बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है अपने नेताओं से। सुनिए।
कि जो यहाँ के मुनाफिक और गद्दार लोग हैं ना मुल्क के, वो इस मुल्क को डुबोने लगा। हमें किसी की, हमारे कोई दुश्मन नहीं, ना इंडिया दुश्मन है ना यहूदी दुश्मन है, ये हमारे अपने ही दुश्मन है जो हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का। जितनी भी आउट ऑफ कंट्री है या कोई भी मुल्क है, उससे ज्यादा हम लोग पाकिस्तानी, हमारा मुल्क बहुत ज्यादा बदनाम है, क्योंकि हम करप्शन करते हैं ना। वहाँ से कर्जा मिलता है, हम अपनी बैंक बाहर लेते हैं, बाहर ले जाते हैं, और यहाँ कुछ लाएंगे तो हमें कुछ वापस देंगे तो कोई हमें कुछ देगा ना। एटम बम को रो रहे हैं हमारे मुल्क वाले, ये एटमी ताकत है जी, दुश्मन को घुस के मारेंगे, पपाई है उसका चार डालना है, मुल्क बेड़ा गर्क होता जा रहा है। आजकल कौन सी, मेरी बात सुने, हमारा दुश्मन इंडिया है, उसको क्या जरूरत है हमारे साथ जंग करने की, कि वो हमारे कौन से इधर खजाने दबे हुए जो इंडिया ने निकाल रहे हैं। 160 रुपए किलो आटा कर दिया और 700 रुपए किलो घी कर दिया, तो ये आम बेचारी आटे पे घूम रही है। अभी इनसे पूछे कि आटा कहाँ से मिलना है, ये बताएंगे कि वहाँ पे लाइन लगी है, वहाँ पे लाइन लगी हुई है। आटा नायाब हो गया, ये एग्रीकल्चर कंट्री है, जरी मुल्क है। हाँ जी, ये पंजाब है, ये कोई बलोचिस्तान नहीं है, यहाँ कोई पहाड़ी इलाका नहीं जहाँ पे आटा लाइन में लेके आप लगेंगे, पंजाब है यहाँ। हम मदद के काबिल ही नहीं है, हम मदद के इस वक्त काबिल नहीं है। टू बी ऑनेस्ट बहुत शर्म की बात है, जो कि स्पेशली शहबाज शरीफ के लिए। और हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे, हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, आटा नहीं है, गैस नहीं, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दे? मैं शुरुआत कर रही हूं फकर साहब आपके साथ। मुझे ये बताइए, ये पाकिस्तानी आवाम की आवाज मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये जो पैसा कोई हमें क्यों देगा, क्योंकि हम कभी लौटा ही नहीं पाए, क्योंकि जो पैसा आया वो नेताओं ने खा लिया, ना हमें मिला, और उस वजह से आज पैसा मिल नहीं रहा है IMF का। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम क्योंकि आज जिस प्रोग्राम पे हम IMF के साथ है, ये 23rd वन है, 23वां प्रोग्राम है हमारा उनके साथ, 23वीं दफा हम उनसे पैसे ले रहे हैं। वो कहते हैं भाई हम आपको मुख्तलिफ किस्म के टारगेट्स देते हैं, आप उसको अचीव नहीं करते और फिर आप आके रोना धोना करते, और ये बात उनकी सही है। हम रिफॉर्म्स की तरफ कभी गए नहीं है, ना रिफॉर्म्स की तरफ हम कभी जाना चाहते हैं। पैसा दिया जाता है, कहते हैं कि हमारा जो कर्जा है, हमारा डेट जो है वो इतना बढ़ गया, लेकिन ये नहीं पता चलता कि यार वो अवाम के ऊपर लगे तो सही ना, नजर तो कहीं पे आए लगा हुआ वो पैसा, आप उधार लेते जाएं और उसको वापस अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करते जाए, दुबई में, लंदन में, अमेरिका में, और अपने आपके बिजनेस जो है वो दिन पूरी रात दुगनी तरक्की कर रहे होते हैं, लेकिन अवाम की जिंदगियां जो है वो जो पॉवर्टी लाइन से लोग अगर पहले 2 करोड़ थे तो अब वो 5 या 7 या 10 करोड़ पे चले गए। क्यों चले गए? उसके पीछे तो कोई रीजन है, आप लोग हैं, क्योंकि हुकूमत आप लोग करते हैं, सारे इख्तियारात, पावर, अथॉरिटी आपके पास है, तो आप क्या डिलीवर कर रहे हैं? आप सिर्फ हमें ये डिलीवर कर रहे हैं कि जी हमने तो कश्मीर लेना है, हमने फलस्तीन लेना है, हमने इथियोपिया का पोर्टिया लेना है। ये कब तक चलेगा, ये कब तक बिकेगा? ये क्योंकि अब चीजें बिकने वाली नहीं है। लोग अब ये सवाल करते हैं, आपने मुख्तलिफ साउंड बाइट्स सुनवाए, उसमें तो ये कहना है कि यार हमें रोटी चाहिए, हमें आटा चाहिए, हमें सर के लिए छत चाहिए, हमें इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, हमें इसके ऊपर कुछ काम चाहिए। हमें ये ना चाहिए कि आप हम ये डराएं कि हम उसकी आंख निकाल लेंगे, उसका पाँव काट लेंगे, उसका हाथ उससे गिरबान पकड़ लेंगे। लोग का मसला जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम ये है कि वो आप कर्जा ले रहे हैं को उस आवाम के ऊपर लगाएं, और ये कहें कि कर्जों से निकल आए, कुछ अपना प्रोड्यूस करें, एग्रीकल्चर को बेहतर करें, इंडस्ट्री को बेहतर करें, सिचुएशन को बेहतर कर लें। ये नहीं कि इमरान खान साहब खड़े होकर, वो भी यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे, यहाँ पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब 3.5 साल बाद गए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं फकर साहब, अरब से 50,000 अरब तक गया। मैं ये कह रही हूँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो वहां के लोग हैं, वो तो सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर इरशाद आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये पैसा आ नहीं रहा है क्योंकि पैसा सारे नेता खा गए, इसीलिए अब IMF देना नहीं चाहती है पैसे, ये पाकिस्तानी आवाम कह रही है। अब मुझे बताइए ऑप्शन क्या है आपके पास? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये यूसुफ जई साहब से मैं बात कर रहे थे अभी, मैं आपको पहले सलाम पेश करता हूँ और फिर कहता हूँ कि हमारा उनसे IMF से मुआहदा भी हो गया। मैं आपको 3 रोज से पहले से कह रहा हूँ, कुछ ऐसा होने वाला नहीं जैसा कि आपकी ख्वाहिश है। और नहीं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं सर। यूसुफ जई साहब फरमा रहे थे क्या हो गया, IMF के साथ डील हो गई? मैं ब्रेक कर दूं सर? मुझे सुन ले। मैं नवाज शरीफ की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि डील हो गई IMF से। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि हमारी डील हो गई और हमारे मुआहदे हो गए उनसे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कुछ मुआहदा जो कल उन्होंने लिखा, हम उस पर एग्री हैं और हमने उनके साथ मुआहदा नहीं सर, अग्री तो आप तब से हैं, जब से IMF की टीम आई नहीं थी पाकिस्तान में, तब से आप अग्री हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, डील हो गई, IMF ने पैसा दे दिया पाकिस्तान को। आप मुझे बोले, आप मुझे आप मिल जाएगा ना, जब मुआहदा होगा, जब साइन हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो सर यही बातें करके आप गुमराह करते हैं पाकिस्तान की जनता को, जैसे आज आप शो पर कह रहे हैं। गुमराह नहीं करो दूसरी। नहीं, तो डील हुई नहीं, आप कह रहे हैं पैसा मिल जाएगा, डील हो जाएगी। बिल्कुल हमारा पैचअप हो गया। मैं बता रहा हूँ, आप दूसरे को आप बोलने नहीं देते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम है, जब आप बुलाते हैं तो सुना करें। मैं अभी फखर यूसुफ जई साहब फरमा रहे थे कि हम कश्मीर का चूरन चटनी बेचते हैं, हम कश्मीर का चूरन चटनी नहीं बेचते। कश्मीरियों को आजाद करवाएंगे, कश्मीरी आजाद होंगे, ये चूरन चटनी नहीं है।
ये एक हकीकत आजाद होंगे। कश्मीर एक हकीकत है, आजाद होंगे। कश्मीरी आजाद होंगे, कश्मीरियों का मुल्क है कश्मीर। अच्छी बात है, आपने मान तो लिया आपने मान तो लिया पाकिस्तान में जो कश्मीरी हैं वो आजाद होंगे, कम से कम आपने माना। मैं नहीं कह रहा हूँ, पर वो तो वो आजाद होंगे, वो आजादी चाह रहे हैं सर, कश्मीर वो आजादी चाह रहे हैं, वहाँ पे नारे चल रहे हैं ना। करते हैं उसको सुना करें, आप जवाब चाहे करें। बिल्कुल वो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बिल्कुल कहते हैं वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नहीं कहते सर, नहीं कहते ऐसा कुछ भी। वहाँ पर इतने दिन जब से इतनी मारामारी है, बिजली नहीं है, बिजली में किस तरह सब्सिडी आपने डाली, वहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, यहाँ हमें रहना नहीं, हमें अलग कीजिए, वो भी मैंने सुनवाया है। और हम खा करके सोते हैं और नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए ना, आपके लोग जो लाखों करोड़ों सोते हैं सड़कों पर, उसकी बात नहीं करते आप लोग। हम जो बिस्तर पे सोते हैं, अपने बेहतरीन बेड पे सोते हैं, हमारी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही बोला आपने, आप बेहतरीन बेड्स पर सो रहे हैं। मैं खुद ही आंखों से बुरा गाला आंखों से देखा। अरे भाई डॉक्टर इरशाद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बेहतरीन बेड्स पे सो रहे हैं। वहाँ के नेता, वहाँ की आवाम कैसे सो रही है वो तो खुद ही बता रही है, वो तो खुद ही बता रही है। मेरी आवाम भी खाती है। एक सेकंड सर, मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आवाम खाए। हम लोग ऐसे नहीं है कि किसी के रोटी ना मिलने पर खुशी मनाए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आवाम खाए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कैसे पैसा मिल गया, डील कैसे हो गई? अचल कुमार जी जरा बताइए, ये डील कैसे हो गई? IMF तो पल्ला झाड़ कर चल दी है, क्या यही बात अभी पाकिस्तान के लिए कितना डिफिकल्ट है सर, कितना मुश्किल होगा? मैं आ रही हूँ, कल तक धीरज रखिए, इंशाल्लाह हम बता देंगे आपको। बहुत अच्छी बात है सर, मैं तो उम्मीद कर रही हूँ मिले, बिल्कुल मिले। बिल्कुल बताएं पिछले। अच्छा ठीक है, एक सेकंड सुचरिता जी, मैं आप आरजू जी को ले लीजिए। हाँ सुचरिता जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये IMF के जो डेलीगेशन के हेड ने एक प्रेस स्टेटमेंट दी है, जो ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट है, और वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप कृपया उसे पढ़ लें। अगर उसमें कहीं भी ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि डील हो गई है, तो फिर आप जो मर्जी चाहें वो बोलिए। उसमें तो ये कहा गया है कि इवन स्टाफ लेवल तक अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, और आने वाले वक्त में वर्चुअल मीटिंग्स होंगी और जितने भी इश्यूज हैं उन्हें सॉर्ट आउट किया जाएगा। और जो खबरें आ रही हैं वो पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती है कि जो IMF चाहता है कि 20 से 30% तक उनके डिफेंस बजट में से कट किया जाए, वहां आपकी जो है एक अड़के बैठ गए कि नहीं, आपने इसे हाथ नहीं लगाना हमारे डिफेंस बजट को। आर्मी आपको हाथ लगाने नहीं देगी, क्योंकि वो बजट आपकी जो आर्मी के बड़े बड़े आला ऑफिसर्स हैं उनके पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट में उसका बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ मिसगाइड करने वाली बात है। हाँ, 10 दिन वो रहे, बहुत सारी शर्तें उन्होंने बताई, हो सकता है आपने कहा होगा कि हम मान जाएंगे, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि 1.1 बिलियन $6.5 बिलियन की जो पैकेज है उसमें से $1.1 बिलियन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं रिलीज हुआ अभी आपको। और आपकी हालत ये है कि आपके रिजर्व जो है 3 बिलियन के आसपास रह गए हैं। 33 बिलियन का आपके ऊपर एक्सटर्नल डेप्ट है। मुझे तो समझ में नहीं आता, आपके पास सिर्फ एक उम्मीद है, आप एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं, ये दुनिया मानती है। आपके यहाँ टेररिज्म आतंकवाद का गढ़ है, इससे दुनिया डरती है। इसके चलते हुए लास्ट पॉइंट, इसके चलते हुए हो सकता है पाकिस्तान को बेल आउट किया जाए और इसे फेल्ड स्टेट ना बनने दिया जाए, क्योंकि फिर आप पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन जाएंगे। इसके अलावा आपके पास कोई भी, और मैं चाह रही हूँ आरजू जी भी इसका रिस्पॉन्ड करें। जीडी बख्शी सर, हम वहां की जो आवाम बात कर रही थी, क्योंकि बहुत सी आवाजें पहुंचती हैं, तो वहां पर लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ अभी भी न्यूक्लियर बात करते रहते हैं कि भारत हमें ऐसे ना देखे, हम न्यूक्लियर पावर है। वहां लोग पूछ रहे हैं क्या करें न्यूक्लियर पावर का, अब न्यूक्लियर बम खाएं हम, क्योंकि रोटी नहीं बची है हमारे पास। तो ये हालत हो गई है कि उन्हें अब अपने नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट्स चाहिए ही नहीं। देखिए, न्यूक्लियर बमों का जो 1.5 पाव 2 पाव के न्यूक्लियर बम है, उनका वो अचार डालें और अपने आवाम को खिलाएं। प्रॉब्लम यह है कि आवाम अब न्यूक्लियर बमों का अचार खाने को तैयार नहीं, वो चाहते हैं आटा, चावल, दाल, रोटी, गेहूं, चाहे उनकी वहां जो है वहां पे 67% उसमें जो है इंक्रीज इन्फ्लेशन, उसकी प्राइस इन्फ्लेट हुई है। 56% आटे की, 53% चावल की। वहां तो साहब तबाही का मंजर है। पाकिस्तान इज फेसिंग अ मेल्टडाउन। पाकिस्तान जा रहा है श्रीलंका के रास्ते, बड़े स्लिपरी स्लोप पर। आखिरी उम्मीद उसकी IMF है, क्योंकि उसके दोस्तों ने कह दिया है कि साहब पहले IMF से पैसे ले लीजिए, फिर हमारे से और उधार मांगिए। यहां हालत यह है कि ये उधार पे उधार पे उधार ले रहे हैं, उधार उतारने के लिए और उधार ले रहे हैं। दे आर बोरोइंग फ्रॉम पीटर टू पे पैन, और फिर पैन से बोरो कर रहे हैं टू पे बैक पीटर।
चीन ने मना कर दिया, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने मना कर दिया है। पाकिस्तान इज फेसिंग एन इकोनॉमिक ब्लैक होल। इनके तो साहब ट्रिपल वैमी हुई है ना, कोई एक कहर हुआ हो इनके ऊपर तो मान ले। अब खुदा का कहर ऐसा है कि पहले तो हुआ कोविड, उसमें ये हिल गई इनकी इकोनॉमी, चरमरा गई बिल्कुल। उसके ऊपर फिर हुआ रशिया यूक्रेन वॉर, वहां पे एनर्जी इन्फ्लेशन हो गई, वहां पे उसके पश्चात आपके जो है अब वहां पे पिछले साल भारी फ्लड्स आए, जो क्रॉप्स थी वो तबाह हो गई। पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है साहब। आप अपने जरा गरिबान में झांक लें, फिर भारत को धमकी दे। मुझे लगता है सर ये धमकी बात देना करने की भारत जरूरत है कि अब को ऑप्शन पागल क्या होने है? की निशानी है। मैंने इसीलिए मैंने अचल कुमार जी से बात की शुरुआत की, क्योंकि फॉर्मर डिप्लोमेट है, कूटनीतिक रिश्ते समझते हैं। ये IMF अब पल्ला झाड़कर चला गया है। मेजर गौरव आर्य भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। मेजर आर्य, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आरजू जी आप जरा सुनिएगा, क्योंकि आप ही आपके भी आपने कई पत्रकारों से बात करी है, हमने वो भी बातें सुनी। मेजर आर्य, वहां पर अभी भी नेता ये कह रहे हैं मिलेगा पैसा, कर्ज मिलेगा, लेकिन IMF सीधे सीधे पल्ला झाड़कर चल दिया है। डेड एंड है अब पाकिस्तान के लिए, क्या करेगा? देखिए, कहीं ना कहीं से तो पाकिस्तान पैसे जुगाड़ेगा, ऐसी बात तो नहीं है। अभी तक जुगाड़ते आए हैं, 75 साल की प्रैक्टिस है, तो कहीं ना कहीं टुडे दे आर प्लेइंग द टेस्ट मैच। अभी तक तो नेट प्रैक्टिस चल रही थी, अभी नाउ दे आर प्लेइंग द टेस्ट मैच। तो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान पैसे मैनेज करेगा। मैं आपको फिर बताता हूं सुचेता, कई लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे। पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक मिसमैनेज्ड मुल्क है। उसको मिसमैनेज करा गया है, इनकी लीडरशिप ऐसी रही है जिसने मिसमैनेज करा है। और ये कोई भी हो, आप देखिए शहबाज शरीफ हैं या नवाज शरीफ हैं, कोई भी इनके आगे पीछे जितने भी लीडर्स, सबकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, सबके बच्चे बाहर हैं, सबके असासे बाहर हैं, देयर एसेट्स आर आउटसाइड, एवरीथिंग इज आउटसाइड। और सबसे बड़ा जो दीमक है, मैं आपको आज बताता हूं, मेरे पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो सामने इनके मुंह पे बोल रहा हूं मैं, सबसे बड़ी जो पाकिस्तान के साथ नेगेटिव बात हुई है ट्विन पासपोर्ट वाली, ट्विन सिटीजनशिप वाली। किसी की लॉयल्टी है ही नहीं वहां पे, क्योंकि किसी का पासपोर्ट किसी का बाहर का है, किसी का ग्रीन कार्ड पड़ा हुआ है। इनफैक्ट इनका जो पुराना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था मोहिद यूसुफ, ही वाज अ ग्रीन कार्ड होल्डर और अ सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वन ऑफ दीज टू। सो इनके ऐसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन, ऐसे सेंसिटिव पोजीशन में ऐसे लोग लगे हैं कि यहां पे नहीं है। अदरवाइज अगर पाकिस्तान अपना मामला मैनेज करे तो कोई ऐसी ज्यादा बड़ी, विद इन अ डेकेड पाकिस्तान विल बी डूइंग फाइन। बट द प्रॉब्लम इज कि इवन इमरान खान, जो इमरान खान कहते हैं ना कि मैं रियासत मदीना बताऊं, इमरान खान ने भी आज तक कोई प्लान नहीं बताया कि आप मुझे मुल्क का वजीर आजम बनाइए, मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मैं 1 2 3 4 5 स्टेप्स लूंगा। इमरान खान ने सबको बोल दिया है कि बाकी सब चोर हैं, इनको पेड़ों से फांसी टांग दो। इमरान खान ने बोल दिया है बैरूनी मुल्क की साजिश है, वो कहानी खत्म, पब्लिक खुश हो गई। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पाकिस्तान कैन स्टैंड ऑन इट्स फीट प्रोवाइडेड इट हैज गुड लीडरशिप। लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप की एब्सेंस है पाकिस्तान में, और इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। इट इज बेसिकली, जो मैं कह रहा हूं ना सुचेता, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान में जो असली प्रॉब्लम है, कोई भी लीडर अपना रोड मैप, इमरान खान ने 4 कागज नहीं लिखे अपनी जिंदगी में जो बोलते कि जी ये मेरा विजन है, ये मेरा इकोनॉमिक विजन है पाकिस्तान के लिए, 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा, ऐसा नहीं। तो जो लोग केपेबल भी है ना पाकिस्तान में, वो भी बेचारे बिकॉज ऑफ द लीडर्स वो मारे जा रहे हैं, ये सच्ची बात है। मैं एक चीज आरजू जी आपसे पूछूंगी, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की आवाम की बातें सुनते हैं तो वहां पर अब एक बहुत बड़ा जो डर है, या फिर मैं कहूं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, आवाम सोच रही है कि भाई नेता तो पैसा खाते चले जाते हैं, अब शहबाज शरीफ भी इसी तरह से भाग जाएंगे, क्योंकि इस मुसीबत में अब वो आवाम का तमाचा है, इससे पहले देश छोड़ दो भाई, ये वहां के नेता करते आए हैं तो भाग जाओ, निकल जाओ। मैं इस पर आपका टेक जानना चाहती हूं। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, और ये पहले भी होता रहा है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो जो लंदन से बैठ के गवर्नमेंट चला रहे हैं, और अगर उनके जो इस वक्त भाई उनके प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें कोई बात करनी होती है तो वो लंदन जाते हैं पूछने के लिए, और वहां से नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। ये तो हमेशा से होता है कि पाकिस्तान के लीडर जो हैं वो भाग जाते हैं मुल्क को मुश्किल में छोड़ के, लेकिन इन लोगों को अब IMF की शर्तें माननी पड़ेंगी, और बहुत अच्छी शर्तें हैं। मैं कहती हूँ इनको सूट करता है कि जिस तरह का उन्होंने कहा है आर्मी का बजट भी कम करें, साथ साथ इनके जितनी अयाशियां हैं, जो ये एक लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं, उससे भी इनको रोका जाएगा, तभी सही होगा। बाकी पैसा इनके पास बेतहाशा है, चाहे वो जरदारी फैमिली हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान, या चाहे हमारी स्टैब्लिशमेंट या फौज हो। पर देते तो कभी नहीं है आरजू जी, लोग अपना पैसा देते तो कभी नहीं है कि मुल्क के लिए कुछ समर्पित करने, या बोलेंगे भाई ये देखिए मैं अपनी इतनी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में दे रहा हूं, दान कर रहा हूं, कि भाई थोड़ा सा पैसा आए, हमारे इतनी प्रॉपर्टीज हैं भाई, भुट्टो परिवार के तो न जाने कितने घर हैं, यूके में भी, USA में भी हम पढ़ रहे हैं, इतना पैसा है, लेकिन कोई दान करता है कभी? फकर साहब, कोई दान आपने सुना कि भाई इन्होंने कहा हमने इतनी प्रॉपर्टी दान करी है लोगों के लिए?
नहीं शारदा, वो पता है क्या कहते हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ किसी ब्यूरोक्रेसी के आदमी से या किसी पार्टी के आदमी से बात कर ले तो पता है क्या कहते हैं, कहते जी हालात बड़े खराब है, बड़े नाजुक दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है। मैं उनको कहता हूँ यार बचपन से हम यही स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त से हम सुनते सुनते यहाँ पे आ गए। मैं अपने फादर से पूछता हूँ, कहते यार हमें भी यही सुनाया गया कि बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो ये हमें कहानी सुनाते हैं, ये कभी नहीं कहते कि यार मैं अपना पैसा ले आकर दुबई से शिफ्ट कर लूंगा, कराची में बिजनेस स्टैब्लिश कर लूंगा, लाहौर में कर लूंगा या खैबर पख्तूनख्वा में कर लूंगा। वो कहते ये नहीं, यहां से उठाते हैं वहां ले जाते हैं। इसीलिए तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि $5 मिलियन डेली बेसिस पे अफगानिस्तान जाता है। अब वो पैसे फखर यूसुफजई तो लेके नहीं जा सकता, ना आरजू काज़मी लेके जा सकती है, तो इन्हीं के भी बनते होंगे जो डेली $50 लाख जो है वो पाकिस्तान से निकाल कर काबुल पहुंचा रहे हैं, जलालाबाद पहुंचा रहे हैं। सारी कहानी ये कि अगलों के स्टेक्स जब यहाँ पे होंगे, इंटरेस्ट यहाँ पे होंगे तो फिर वो सोचेंगे। जब उनका इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, उनके बच्चे, उनका घर बार, उनका कारोबार, ये तीनों चीजें जब उनकी बाहर है तो फिर करने की क्या जरूरत है। वो कहते हैं यहाँ पे आना है, मियाँ साहब आते हैं, बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब हुकूमत करने के लिए, और उनका भतीजा शहबाज शरीफ साहब, उनका जो शहबाज शरीफ साहब का बेटा हमजा शहबाज, वो जब सीएम था 1 मंथ पाकिस्तान में था, जैसे सीएमशिप खत्म हो गया उसके अगले दिन मैंने देखा लाहौर एयरपोर्ट से डायरेक्ट लंदन। भाई आपने अगर उधर ही रहना है तो घर बार आपके वहां है, हुकूमत के लिए, पॉलिटिक्स के लिए यहाँ पे क्यों किस लिए आते हो? वहीं पे करो, वहीं पे आपको वैसे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। वहां पे जो बात आप कह रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। नहीं होते वहां पर। मैं सुशील जी आपसे पूछ रही हूँ, ये फकर साहब ने कहा बचपन से सुनते आ रहे हालात बड़े नाजुक हैं, वो नाजुक हालात कभी मजबूत हो ही नहीं पाए और बद से बदतर ही होते चले गए, और पैसा तो आता रहा लेकिन हालात नहीं सुधर पाए। सर नहीं सुचरिता जी, अभी तो आपने सुना कि वो भरपेट खाते हैं, एक अच्छे से बेड पे सोते हैं। मुझे तो शक है ये जो टाई पतलून और कोट पहन के बैठे हैं, इसी टाई पतलून कोट में सोते होंगे। बहुत जबरदस्त इनके पास इस वक्त वसीले हैं। दिक्कत पाकिस्तान की, जैसे मेजर गौरव आर्य ने कहा कि इनकी जो मुल्क की कयादत है, सियासत है, सियासतदान हैं, उनके बारे में एक शेर याद आता है, हाथ में खंजर है न दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो या करामात करे हो। इन्होंने पूरे मुल्क को निचोड़ रखा है, कत्ल कर दिया है उसका। और अब अगर मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री 2 शब्दों में बताऊं कि 50 के एंड 50s में एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आया था कू करके, अयूब खान। उसके 20 साल बाद जियाउल हक आया था एंड 70s में। उसके 20 साल बाद आया था मुशर्रफ एंड 90s में। अब वो 20 साल और निकल गए हैं, एक और मार्शल लॉ डिक्टेटर के आने की थोड़ा ओवरड्यू हो गया है। पाकिस्तान को अब इसकी फौज संभालेगी, इसके जो सियासतदान उन्होंने हाथ खड़े कर देने हैं, और फिर फौज हंटर लगा करके इस मुल्क को लाइन पे लाएगी। अब वो साइकिल पूरा हो गया है, ये होने वाला है। और फिर ये फौज देखते हैं कि कहां सुपरमार्केट लगाती है अपने न्यूक्लियर वसाइल का, कि आओ ले लो 1.5 2 पाव के जितने भाव चाहिए, और फिर दुनिया इस पर शिकंजा कसेगी। जब कंपनी दिवाला हो जाती है, उसके वाइंडिंग अप ऑपरेशन शुरू होते हैं। पाकिस्तान के वाइंडिंग अप ऑपरेशन शुरू होने का समय आ गया है। सिंध को, बलूचिस्तान को आजाद करना पड़ेगा। उधर नहीं, ये बातें वहां हो रही हैं सुशील जी, ये बातें वहां हो रही हैं। मैं एक बार अगर सुनवा दूं, पहले डॉक्टर इरशाद के पास एक बार जा रही हूं, उसके बाद मैं सुनवाऊंगी कि वहां ये बातें पाकिस्तान के अंदर वहीं के पत्रकार भी कर रहे हैं, वहां की आवाम भी कर रही है कि किस तरह जंग के हालात शुरू हो चुके हैं, और अगर हिस्से हो जाए तो उसमें कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन पहले डॉक्टर इरशाद जरा बताइए, कह रहे हैं आप लोग नेता की नजर से हर चीज देखते हैं, सब कुछ ठीक है, पैसा भी आ जाएगा, IMF भी दे देगा, सब कुछ हमारे यहाँ ठीक है, आप ही को बस दिक्कतें दिख रही हैं। हिंदुस्तान को सर हम नहीं चाहते आपका मुल्क बर्बाद हो, क्योंकि उसके साथ बहुत से और देश भी जुड़े हैं। मुझे बोलने दें। हाँ बोलिए बोलिए। अपनी कमेंट्री बंद करें, मुझे सुने। सुशील जी कह रहे थे कि जी मेरी कमेंट्री नहीं है, मेरी फौज आपकी मेरी सरहदें संभालती है, मेरी सरहदें, मेरी आर्मी संभालती है, मेरे इदारे संभालते हैं। और वाकई वो आपकी आंखों में देखे, मुझे देखे कमेंट्री कर रहे हैं, आप मुझे बोलने दें। नहीं नहीं, आप जनता की कमेंट्री नहीं सुन रहे थे, मैंने शुरुआत में सुनाई। नेताओं पर कहा उन्होंने चोर हैं, पैसे खा गए, पैसे लौटाए नहीं, इसीलिए कोई कर्ज नहीं देता। बॉर्डर पे भी बात की, हमें चोर भी किया। आप मुझे जवाब सुन ले, जवाब सुन ले, बताइए बताइए। वाकई मेरी आर्मी संभालती है, मेरी सरहदों को संभालती है, मेरी आर्मी संभालती है आपके दहशतगर्दों को, मेरी आर्मी संभालती है अपने इदारों को। इसमें कोई शक नहीं कि आर्मी मेरी पासबान है मेरे मुल्क की, कोई शक नहीं है। मुल्क को चलाते हैं हमारे सियासतदान, और सियासतदानों ने मुल्क को संभाला हुआ है। दूसरा यूसुफजई साहब फरमा रहे थे हम ये संभला हुआ मुल्क है, इसी हालत में देख रहे हैं। ये संभला हुआ मुल्क है साहब, जब हमें पाकिस्तान मिला था, नहीं ये संभला हुआ मुल्क है। मुझे आप प्लीज, जब हमें नहीं मुझे बता दीजिए, आपकी आवाम भी सुनना चाहती है, ये संभले हुए मुल्क की हालत है। आप मुझे बोलने दे, मैं सुना रहा हूँ आपको, आप मुझे सुने जरा 1 मिनट, आप मुझे 1 मिनट सुने। तो मैं ये कह रहा हूँ,
चलिए, आपकी ऑडियो ही चला गया। मैं बस ये कहना चाह रही हूं, एक बार बताइए मेजर आर्य, ये संभले हुए मुल्क की हालत है। अब जो लोग वहां पर बोल रहे हैं, मैं इसीलिए लोगों की आवाज सुनाती हूं। हम ये बार बार आरोप लगा देते हैं इंडियन मीडिया को शौक है कि वो चाहे कि मुल्क बर्बाद हो जाए। हम क्यों चाहेंगे? हम अपने पड़ोसी की बर्बादी क्यों चाहेंगे सर? अगर हम चाहते भी हैं, मैं कह रहा हूं हम लोग बुरे लोग हैं, हम चाहते हैं, हमारे चाहने से क्या होता है? हमारे चाहने की क्या वैल्यू है? देखिए, पाकिस्तानियों का मुल्क है, इमरान खान इंडियन तो नहीं है, जनरल आसिम मुनीर इंडियन नहीं है, नवाज शरीफ इंडियन नहीं है, शहबाज शरीफ इंडियन नहीं है। तो हम लोग अगर चाहें, और ये कहते हैं कि भारत साजिशें करता है, अरे जब आपने हमें दुश्मन करार ही कर दिया तो हम तो वही काम करेंगे ना जो दुश्मन करता है। हमारा काम है साजिशें करना, हम कर रहे हैं। पर आपकी जो नंबर 1 फौज है, आपकी जो नंबर 1 ISI है, दुनिया की नंबर 1, जो हर एक पाकिस्तानी लगभग यही कहता है कि नंबर 1 है, नंबर 1 है, इससे ऊंचा कोई नहीं है। और एक टीवी एंकर ने तो यहां तक कह दिया था कि उड़ते हुए परिंदों के पर गिन लेती है। वो लेडी एंकर में नाम भूल रहा हूं, उन्होंने बोला उड़ते परिंदों के पर गिन लेती है हमारी फौज। तो कौन से परिंदों के पर नहीं गिन पा रही? इंडिया के चाहने से क्या होता है? इंडिया लाख चाहे, इंडिया डेली बैठ के साजिशें करे, पर अगर पाकिस्तान अंदर से मजबूत है तो इंडिया क्या कर लेगा? इजराइल क्या कर लेगा? अमेरिका क्या कर लेगा? बताइए डॉक्टर इरशाद, बताइए। मुझे बोलने नहीं दिया आप। नहीं बोलिए सर, आपका ऑडियो चला गया था, आपका ऑडियो चला गया सर। मुझे जब डॉक्टर खान बोलता है, जब बोलने नहीं देते, मैं ये कह रहा था आरजू जी भी मुझे ये बताओ कि जब हमें पाकिस्तान मिला, हमें एक उजड़ा पुजड़ा पाकिस्तान मिला था। आज पाकिस्तान किस पोजीशन पे? पूरी दुनिया के आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे हैं। और हर रोज हिंदुस्तान के चैनल पे हर रोज मेरे मुल्क को डुबा के आप सोते हैं, लेकिन सुबह पाकिस्तान उसी तरह आबाद होता है और आपके सर पे खड़ा होता है। मैं डॉक्टर इरशाद, मैं बस ये बता दूं, आप जब बोल रहे हैं तो हिंदुस्तानी गेस्ट कोई नहीं हंस रहा है। जी मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, फकर साहब और आरजू जी हंस रहे हैं। पाकिस्तान एक बेहतरीन, वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है। बात करते हैं, ये बिलीव क्या, इन्हें आप नेशनलिटी दे दें दोनों को वहां के हिंदुस्तान की, ताकि ये उधर ही राम राम करते रहे दोनों आपके साथ। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मतलब जो सच्चाई बोले उसे इंडियन सिटीजनशिप मैं एक चीज कहना चाहता हूं इनको। साहब एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं एक चीज कहना चाहता हूं सर आपको, आप मेरी बात सुन लें। आपने बोला इनको हिंदुस्तान की सिटीजनशिप, मैं आपको बताता हूं कि अगर इस पैनल में कोई मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है तो फकर यूसुफजई और आरजू काज़मी है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये असल में चाहते हैं बिना झूठ बोले, सुनिए, ये सच बोलते हैं, और किसी भी बीमार को अगर आपको ठीक करना है तो कड़वी दवाई पीने का मादा होना चाहिए, और ये सच बोलते हैं। और ये सच क्यों, ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान दुनिया से आंखें मिलाता है। कब मिला ली पिछली बार आपने आंखें सर? क्यों झूठ बोलते हो? आप आंखें मिलाते ही नहीं किसी से, आप आंखें मिलाते ही नहीं किसी से। ये तो सर आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि सेल्फ क्रिटिसिज्म भी रिक्वायर्ड है। अगर भारत में कोई चीज गलत है तो मेरा फर्ज है बोलना एज एन इंडियन कि मेरे मुल्क में गलत है। आप लोग लीपा पोती, मेरे मुल्क के पासबान है, पता नहीं कौन सी यहाँ पे शेरो शायरी कर रहे हैं। मेरे मुल्क के पासबान है पाकिस्तानी फौज, उस पाकिस्तानी फौज की तारीफ कर रहे हैं हुजूर वाला, आप उस पाकिस्तानी फौज की तारीफ कर रहे हैं जिसने 4 बार आपके आईन को बाहर के डस्टबिन में डाल दिया। पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूं जो, ओ सर पाकिस्तान की तारीफ करिए, पाकिस्तानी फौज ने तो रगड़ दिया आपको। आपकी नींदें आराम की हुई है सर, हमारी नींदें मत हराम करिए, आप अपनी नींदों की फिक्र करिए, हमारी नींदें ठीक है। मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है ये कि डॉक्टर इरशाद मुझे डॉक्टर इरशाद सुनिए, मैं यही कह रही हूँ, आप यही झूठ क्यों परोसते रहते हैं अपनी जनता को? अब तो वो भी समझ चुकी है। एक व्यक्ति पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो बोल रहा हो ये बात जो आप कह रहे हैं। एक व्यक्ति नहीं है, न जाने कितने मैंने चैनल्स देख लिए, कोई नहीं है जो ये कहता हो। वो कह रहे हैं नेता लूट रहे, चोर है सबके सब, यही बोलते हैं सब। मैं एक बार मैं अचल जी से पूछना चाहती हूँ, मैं अपने दर्शकों को भी समझाऊं, अचल जी बेहतर जानते हैं। अचल जी जरा बताइए कि अगर IMF ने नहीं दिया पैसा, अब ये डेड एंड पाकिस्तान के लिए क्या होगा अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में? अचल जी देखिए सुचरिता, बात तो यह है कि अगर IMF का बेल आउट नहीं आता है तो जाहिर है कि पाकिस्तान एकदम बैंकरप्सी और बहुत बुरी हालात में पहुंच जाएगा। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा जो मैंने पहले दोहराया था, वो ये है कि पाकिस्तान की कुछ न्यूसेंस वैल्यू है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। एक तो ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, दूसरे इनके यहाँ जो है फैक्ट्री है आतंकवाद की। और इन सब चीजों को देखते हुए और ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को देखते हुए मुझे लगता है कि इसे फेल्ड स्टेट तो नहीं होने दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं से इसे कोई ना कोई इतना बेल आउट कर देगा कि ये थोड़ा सर्वाइव कर जाए। क्योंकि इनकी तबाही जो है वो पूरे क्षेत्र के लिए जो है एक सिक्योरिटी थ्रेट हो जाती है। उसका जो उसका रिपलिंग इफेक्ट है वो ग्लोबल भी हो सकता है। तो डूबेंगे तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल हालात में है, और इनके अवाम को भुगतना पड़ेगा उन सब गलतियों के लिए जो इनके हुक्मरान आज से नहीं, कल से नहीं, सालों साल से करते चले आ रहे हैं। कि हिंदुस्तान यही चाह रहा है कि पाकिस्तान डूब जाए। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि फकर यूसुफजई किसी नहीं, हम कभी नहीं चाहेंगे, हम जो डूबे। सुचरिता हम कभी नहीं चाहेंगे, और नहीं हम कभी नहीं चाहेंगे, हम कभी नहीं चाहेंगे, हम कभी नहीं चाहेंगे ऐसा हो सुचरिता, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी हम ये हमेशा समझते हैं, हम ये मानते कोई देश डिफॉल्टर हो उसके बाद देखिए आपका पड़ोसी, अगर आपका पड़ोसी
आपकी पड़ोसी मुश्किल में है तो जरूर है उसका कहीं ना कहीं असर हम पे भी तो पड़ेगा। हमारे अगर पड़ोस में क्याओस हैं, हमारे पड़ोस में ये उछल पुछल मच रही है तो उसका, और क्या पता कोई इररिस्पॉन्सिबल आपकी हुक्मरान में से कोई ऐसी हरकत कर दे अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए या इंटरनेशनल क्राइसिस पैदा करने के लिए जिसका फिर हमारे ऊपर डायरेक्ट असर पड़ सकता है। तो हम तो वैसे भी नहीं चाहेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से भी नहीं चाहेंगे, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह से पत्रकार इस सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। वहां पर ये कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वहां एक जंग शुरू हो चुकी है, एक जंग शुरू हो चुकी है जो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। वहां के लोगों को यह भी लगता है कि कुछ हिस्से अलग भी हो जाएं। आप डॉक्टर इरशाद से जरूर सुनिएगा क्योंकि आप कहते रहते हैं सब नारा बुलंद कर रहे हैं कि सब ठीक है, जरा सुनिए इसे। जंगें तो जरूर होंगी, एक तालिबान अफगानिस्तान के साथ और एक टीटीपी के साथ, जिसको वी शुड अज्यूम के शुरू हो गई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। और ये जंगें आर द काइंड ऑफ वॉर्स जो कब शुरू हुई और कब खत्म हुई नहीं पता चलेगा, which means they will prolong because it will be low intensity। हम तो ये समझते जो पठान को जो केपी के लोग हैं, जब अफगान जब उसके ऊपर कोई अटैक होगा तो वो समझो उनके ऊपर ही है। तो वो बिल्कुल एक ही बिरादरी है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया तो इसी तरह केपी के भी हमसे अलग हो जाएगा। अब मुझे ये समझाइए, ये बात मैं आरजू जी आपसे समझूंगी कि यहाँ पर जो बात एक स्पेकुलेशन चल रही है, आप ही ने एक वरिष्ठ पत्रकार से बात की थी, वो कह रहे हैं कि भाई जंग शुरू हो चुकी है, ये मत समझिए कि जंग नहीं हुई है और यहाँ पर आपके सर पर तालिबान भी खड़ा है और हिस्से अलग हो जाएं इसका भी डर है। क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल, ये एक सच्ची बात है, रियलिटी है बिल्कुल। और ये यहाँ पर कोई माने या ना माने लेकिन इस वक्त केपीके की सिचुएशन काफी खराब है और टीटीपी वाले अंदर आ चुके हैं, ना सिर्फ केपीके में बल्कि इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जो वो शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान की इस वक्त तो काफी कहना चाहिए कि इनकी एजेंसीज जो हमारी एजेंसीज है उनको इस वक्त चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ टीटीपी पे फोकस करें और उनको कंट्रोल करें, उसके बजाय वो जो है पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, कभी गवर्नमेंट हटा रहे हैं, कभी गवर्नमेंट ला रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं या इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आईएमएफ से और दूसरी कंट्रीज से कुछ पैसा आ जाए और फिर वो अपने फंड्स लेके और काम शुरू करें। यानी ये काम नहीं कि गवर्नमेंट को संभालना है या कंट्री को, बल्कि वो पैसा बाहर पहुंचाने में लग जाएंगे, फिर दोबारा चोरी होगी। और ये कहने में हर किसी को मालूम है, कोई बुराई नहीं है कि मैं भी यहाँ पे कह दूं कि हमारी एजेंसीज भी चोरी कर रही होती है और हमारी फौज भी। ये करप्शन के केसेस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस के नहीं है, पॉलिटिशियंस की सिर्फ गर्दन पतली होती है तो इसलिए उनको कह दिया जाता है, बाकी लोगों को कहा नहीं जाता। इसलिए कि आपको मालूम है कि लोगों को किस तरह से फिर टॉर्चर किया जाता है और किस तरह से डराया धमकाया जाता है। आप जो कह रही हैं आरजू जी, मैं यही बात मैं डॉक्टर इरशाद से पूछूं। डॉक्टर इरशाद, आप सुन रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूं कि जनता की आवाज से आप थोड़े बेखबर लग रहे हैं सर। वहां जनता क्या सोच रही है, आवाम क्या सोच रही है, ऐसा लग रहा है पार्टी बेखबर है। बिल्कुल बेखबर नहीं है, जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इस वक्त हम अपने माहौल को भी ठीक कर रहे हैं, अपने आवाम के लिए रिलीफ का बंदोबस्त कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं कह रहा हूं सिर्फ हमें 10-15 रोज, मैं आपको कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आप देखिए 10-15 दिन में आपको बहुत अच्छी चीजें खबरें सुनाएंगे। अपने पड़ोसियों को देखें, पड़ोसी अच्छे होंगे तो पड़ोस को मजा आएगा, रहने का मजा आएगा। खित्ते में अमन होगा तो खित्ते के लोग खुश होंगे। अगर लोग खोई करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला, किसी के कहने से मुल्क को कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब, शरीफ परिवार कुछ दे, मुझे डोनेशन की जरूरत है, मेरे मुल्क को डोनेशन की जरूरत है इंशाल्लाह। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, ये बात आप डंके की चोट पर वहां रैली करके बोल दीजिए कि मेरे मुल्क को कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर वहां लोग आप पर टूट ना पड़े, डॉक्टर इरशाद, अगर लोग आप पर टूट ना पड़े, बताइए पाकिस्तान के कौन से इलाके में जाकर ये रैली करके बोलेंगे मेरे आवाम को पैसे की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के साथ ऐसी बात करेंगे जैसे बात करते हैं हमेशा से, ऐसे बात करेंगे जैसे हम बात करते हैं। हिंदुस्तान ऑब्सेशन भूल जाइए, मैं यही कहती हूँ। अगर थोड़ा हिंदुस्तान से मदद कर लेते, मदद मांग ले तो हिंदुस्तान भी मदद करेगा। मैं आपको खुलकर कह रही हूँ, हम टर्की की मदद कर रहे हैं सर, हम पाकिस्तान पड़ोस की मदद क्यों ना करें? हमदर्दी नहीं चाहिए आपसे। नहीं, हमदर्दी की बात ही नहीं है सर, हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें पता है। अब यही करते रहिए, पता है बगल में छुरी मुंह में राम राम। अरे नहीं सर, राम राम तो जरूर है लेकिन बगल में छुरी नहीं। राम राम जरूर है, बगल में छुरी नहीं है। मैं एक बार नहीं, सुशील जी, शहबाज शरीफ परिवार को डोनेशन क्यों नहीं देता है? ये बोल पाएंगे ऐसे रैली में खुले कि मैं कोई पैसा नहीं चाहिए हमारे देश को, जो यहाँ बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें? सुचरिता ये कह रहे थे, हाँ नहीं, ये कह रहे थे कि खुशहाल हमसाए में रहने का आपको भी मजा आएगा। हमें मजा आ रहा है साहब, पिछले 75 साल से हम मजा ले रहे हैं आपके हमसाए होने का। आप मदद की बात कर रही थी सुचरिता,
6 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में जलजला आया था, दसियों हजार लोग मर गए थे, तो हिंदुस्तान से 26 टन आप लोगों ने तंबू, कंबल, खाना, दवाइयां भेजी थी हमने। और जवाब में जानते हैं क्या मिला? 2 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर 28 दिसंबर को हमारे बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर एक जिहादी हमला होता है, जिसमें IIT दिल्ली के मैथ्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर की जान चली जाती है। और 3 साल के अंदर अंदर मुंबई में 10 दहशतगर्द भेजते हैं। ये सिला देते हैं, ये हमसाये में हम मदद करने का। सांपों को दूध पिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम आपको बहुत देख लिया हमने इस हमसाये को, करने वाले लोग हैं आप अपने। बहुत देख लिया हमने इस हमसाये को। भाई डॉक्टर इरशाद, आप इतना नाराज क्यों? हम लोग अपना डॉक्टर इरशाद, मैं सिर्फ ये बोल रही हूं कि अगर आप अपनी जनता से कनेक्टेड होते सर, तो आज आप ये झूठ का प्रचार नहीं कर रहे होते। मैं तो खुलेआम आपसे कह रही हूं, पाकिस्तान का कौन सा इलाका है जहां जाकर आप रैली करके कहें कि मेरे मुल्क को पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे मुल्क को किसी का पैसा नहीं चाहिए, आपका मुल्क में कोई जरूरत का सामान ही नहीं चाहिए, आपको आपके पास सब कुछ है, आप कह नहीं पाएंगे सर। वहां लोग आपको पीट देंगे, मैं आपको खुलकर बता रही हूं जो हालात वहां है। हम कल भी अपने इस्लामाबाद में वर्कर कन्वेंशन करने जा रहे हैं। मैं आपको वीडियो भेजूंगा। वहां क्या बोलेंगे आप जाकर? क्या बोलेंगे जाकर? मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ। एहसान फरामोश मुल्क है तो खित्ते में हम ये बोलेंगे, ये एहसान फरामोश मुल्क है। जो हाथ इसको खिलाता है उसी हाथ को चबा जाता है, ये वो मुल्क है। हम एहसान फरामोश मुल्क है। हम आपके दहशतगर्दों को मारते हैं। अरे नहीं सर, जो हाथ आपकी और बढ़ता है मदद के लिए, आप उस हाथ को काटते हो, हम लोग चबा जाते हो जो हाथ आपके मुंह में सर, हम दहशतगर्दी नहीं करते, ऐसा मुल्क है। हम प्रेम बांटते हैं, हम मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं, जैसा इस वक्त टर्की में कर रहे हैं। आपकी आवाम से भी ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं, एक बार मैं फकर जी के पास जा रही, फकर जी और अचल जी स्क्रीन पर, एक मिनट। फकर साहब, ये क्या गलत है जो मैं कह रही हूं? सीधी सी बात है, पाकिस्तान के नेता इस वक्त बहुत मुश्किल सिचुएशन में है, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता को का खून चूस लो तब तो IMF देगा पैसा, और अगर नहीं देगा, जैसा कि अभी हालात लग रहे हैं, तो भी आगे क्या कर पाएंगे? उन नेताओं के ऊपर सबसे ज्यादा नजरें लोगों की, क्योंकि लोग तो पहले ही उन्हें चोर डिक्लेयर कर चुके हैं। नहीं, लोग यहाँ पर, मैं आपको सुचारिता एक बात बता दूं, शायद आज से 5 साल या 4 साल पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन आज लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, और ये फ्रस्ट्रेशन ये नहीं है कि सिर्फ मेरे पश्तून बेल्ट के लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन है, ये मैं पंजाब में देख रहा हूँ और पहली दफा देख रहा हूँ। और डॉक्टर इरशाद साहब पता नहीं कहा क्या बोलते हैं, किन से मिलते हैं मुझे नहीं पता, मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूँ। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बल्तिस्तान, कश्मीर, उन लोगों के मसाइल जो है वो उसके ऊपर फोकस चाहते हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि यार आप आंखों में आंखें डालते हैं या नहीं डालते, आप किसी की आंखें निकालते हैं या नहीं निकालते। ये सबको पता है कि हम कर्जों पे चलते रहे हैं 75 ईयर्स से। हम दूसरों, कभी सऊदी अरेबिया से पकड़ते थे पैसा, कभी हम अफगान जिहाद के नाम पे अमेरिका से पैसा लेते रहे, और उससे हम अपनी इकोनॉमी को चलाते रहे। परवेज मुशर्रफ साहब की बड़ी तारीफें होती है कि उसने बड़ी अच्छी इकोनॉमी चलाई। भाई उसने इसलिए चलाई कि 9 साल उसको अमेरिका पैसे देता रहा, उसको कुछ नहीं करना पड़ना, उसको इम्पोर्ट की फिक्र थी, उसको एक्सपोर्ट की फिक्र थी। और यहाँ पे जब हम उनको नाटो अलायंस को उनके हेल्प करते थे अफगानिस्तान में, लाजमी सी बात, हमने किराए के उसका किरदार अदा किया, जिसकी वजह से आज भी मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, और मैं हमारा मुल्क ऐसा है नहीं कि वो किसी के लिए भी बर्बादी की दुआ मांगेगा, लेकिन ये जरूर है कि जिस मुल्क के नेता खुद ही लोगों को लूटने में, लूट खसोट मचाने में लगे हुए हैं, उस देश के हालात कुछ इसी तरह से होंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में। अब आप लोग क्या करेंगे मैं खुद नहीं जानती हूं। पैसा IMF दे नहीं रहा है, देश में पैसा है नहीं, क्या होगा पाकिस्तान